दोस्तों नमस्कार। अगला 48 घंटा हिंदुस्तान की सियासत के लिहाज से, इस देश के समाज के लिहाज से और इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों में आम आदमी की भूमिका के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण जिससे अगले 5 सालों के दरमियान इस देश की जीडीपी किधर जाएगी, इस देश की सियासत में, समाज में विमर्श का स्तर कैसा होगा, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण खाका लोगों के सामने खिंचता हुआ नजर आएगा। बात चाहे राजनीति की हो, बात चाहे समाज की हो, बात चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रभावित करने वाले मुद्दों की हो और देश को जोड़ने वाले मुद्दों से एक साथ लेते हुए जोड़ना और तोड़ना, इन सब के बीच संविधान को तोड़ने मरोड़ने की जो कोशिश किसी दौर में हुई या कथित कोशिश हुई या वास्तविक कोशिश हुई, इन सब के ऊपर भी एक बड़ा फैसला आना है। कई बड़े फैसले और कई बड़े निर्णय, राजनीतिक निर्णय से लेकर कानूनी निर्णय तक, ये आपको अगले 48 घंटों में देखने को मिलेंगे। और इन 48 घंटों से इस देश की सियासत कैसे तय होगी, समाज के निर्देश कैसे तय होंगे, समाज में विमर्श का स्तर कैसे तय होगा, आइए एक एक कर उसकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले चलते हैं परसों यानी 11 दिसंबर की तारीख। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि इस देश के हर इलाके में रहने वाले वो लोग जिनके लिए एक बड़ा तबका एक ऐसा है जिस तबके के लिए भारत का संविधान सर्वोपरि है। संविधान के अंतर्गत अलग अलग इलाकों में जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं, जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो प्रावधान किए गए वो महत्वपूर्ण है। वहीं कुछ ऐसा तबका भी है जो विविधता में एकता को स्वीकार नहीं करता और पूरे हिंदुस्तान में टैक्स से लेकर हर चीज तक एक कर देने पर आमादा है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैसला जो धारा 370 कश्मीर के अंतर्गत पिछले 70 सालों से लागू है और उसके एक हिस्से को जो 5 अगस्त 2019 को निष्प्रभावी करने की कोशिशें हुई, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ उस 5 अगस्त 2019 के निर्णय पर 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने वाली है। क्या होगा फैसला? क्या पूर्व के निर्णय में जो बातें कही गई कि बिना कश्मीर की संविधान सभा और उसकी विधानसभा की अनुमति के बिना राज्यपाल की अनुमति से कोई फैसला नहीं हो सकता और जो फैसला लिया गया, क्या पहले वाले फैसले की पुनरावृत्ति होगी या कुछ नया फैसला आएगा, ये देखे जाने वाली बात होगी। फैसला सिर्फ कश्मीर का ही नहीं है, सवाल दूसरा है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन कई फैसले ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें उनके फैसले एक ग्रे एरिया छोड़ते हुए नजर आते हैं। अब कानून के विशेषज्ञ उसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में जो फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया, उनकी बेंच ने दिया, 11 मई को जो फैसला दिया, आज 9 दिसंबर को हम आपके सामने बैठे हैं। उस फैसले के बाद अब तक महाराष्ट्र की सियासत पर, वहां की सियासत की संवैधानिक अवस्थिति पर, गवर्नर के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन के पिटीशन पर एक रीजनेबल टाइम फ्रेम कहने के बावजूद जब विधानसभा अध्यक्ष उस पर फैसला लेने के लिए उत्सुक नहीं दिखे तो इन्हीं जस्टिस चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है। तो आप सोच सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के बीच उस फैसलों के प्रति कितना सम्मान इस देश की राजनीतिक बिरादरी में बचा हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला 11 तारीख को सुनाएगा, क्या उस फैसले में भी कोई ग्रे एरिया होगा? क्या सीधे सीधे ये निरस्त कर दिया जाएगा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति दो लोगों के बीच के फैसले से, जिसमें विधानसभा और कश्मीर की जनता की चुनी हुई सरकार की कोई सहमति ना हो, क्या उसके बिना जो फैसला लिया गया वो जायज है? ये कानूनी मामला है, लेकिन पूरे देश में उस फैसले को, यदि वो फैसला 5 अगस्त 2019 के घटनाक्रम को सही ठहराने वाला आता है तो उस फैसले को लेकर अलग अलग तरह से व्याख्या भी होगी। व्हाट्सएप फॉरवर्ड का दौर भी चलेगा, बिल्कुल उसी तरह चलेगा जिस तरह कश्मीर में प्लॉट लेने और कश्मीरी लड़कियों से शादी करने का झांसा 5 अगस्त 2019 के बाद व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्रोल आर्मी के जरिए लोगों को दिखाया जा रहा था। लेकिन अगला 48 घंटा सिर्फ धारा 370 और कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ इस देश के एक बहुत सम्मानित जज है, पूरे देश की निगाहें उन पर है। संवैधानिक मान्यताओं की रक्षा के लिए
संविधान की पवित्रता की रक्षा के लिए इस देश के लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों पर वो जजमेंट खरा उतरता है या नहीं उतरता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि संवैधानिक शुचिता के लिहाज से वो जजमेंट किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जब तक नहीं आएगा तब तक हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन उस दायरे से बाहर निकल कर देखें, कश्मीर से बाहर निकल कर देखें, तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन का मामला है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। वसुंधरा राजे मानने के लिए तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की दावेदारी अभी से पुख्ता बनी हुई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने चेहरों पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए दांव लगाएगी, या भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मौका देगी, या इन सब के बीच नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन तीनों राज्यों में उन चेहरों के ऊपर दांव लगाएंगे जो 65 में 62 लोकसभा सीटें जीतने का जो पिछले लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने में मदद करने वाला चेहरा तीनों राज्यों में सत्ता पर काबिज हो सके। इन सवालों का जवाब जयपुर में बैठकर राजनाथ सिंह तय करेंगे, तो अर्जुन मुंडा और दूसरे पर्यवेक्षक रायपुर में तय करेंगे। वहीं मनोहर लाल खट्टर और दूसरे पर्यवेक्षक भोपाल में तय करेंगे। लेकिन तय दरअसल ये पर्यवेक्षकों की टीम नहीं करेगी। दरअसल ये पर्यवेक्षकों की टीम दिल्ली से दिए गए निर्देशों का, संघ की तरफ से विचार विमर्श के बाद तय किए गए नामों का, और सहमति जिन नामों पर संभवतः बन चुकी है, उन नामों का ऐलान करने भर इन तीनों जगह पर्यवेक्षकों की भूमिका दिखाई देती है। लेकिन पर्यवेक्षक नामों का ऐलान करेंगे, और नामों का ऐलान करने के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिहाज से अब यह भी तय होगा कि यदि ये तीनों राज्य के मुख्यमंत्री नए भारत के नए विमर्श, मंडल पार्ट 2, जातीय जनगणना, दलित अस्मिता, आदिवासी चेतना, आरक्षण बढ़ाने की मांग, ओबीसी वर्ग का मुद्दा, इन सब को एक साथ कैसे एड्रेस करने की कोशिश होगी, ये इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चेहरे के साथ क्लियर हो जाएगा। साथ ही यह भी क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के साथ जो अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद जो फोटो सामने आ रही है, वो फोटो कहीं चौथे मुख्यमंत्री के राजनीतिक भविष्य की तरफ तो इशारा नहीं कर रही है। क्या 2024 तक के लिए, लोकसभा चुनाव तक के लिए, किसी वर्ग विशेष को मुगालते में रखने के लिए, पिछड़े वर्ग की चेतना को तात्कालिक रूप से शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं होगा? इन सब का जवाब इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो संदेश देगी, उससे क्लियर हो जाएगा कि चौथे राज्य में भी मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। यह भी सबके सामने क्लियर हो जाएगा कि आखिर वसुंधरा राजे की बगावत करने की क्षमता कितनी है, आंख दिखाने की क्षमता कितनी है। यह भी तय हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहना भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनावी नतीजों के लिहाज से बहुत उपयुक्त समझता है या नहीं समझता है। और यह भी तय हो जाएगा कि भूपेश बघेल का उत्तराधिकारी रमन सिंह होंगे, कोई पिछड़ा चेहरा होगा, कोई आदिवासी चेहरा होगा, या कोई दलित चेहरा होगा। तमाम तरह की कयासबाजियों का दौर जारी है। बाबा बालकनाथ कहा जा रहा है कि खुद को इस रेस से पीछे हटाते हुए दिख रहे हैं, या केंद्रीय नेतृत्व के आदेशों के बाद रेस से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। जो भी कारण हो, बाबा बालकनाथ का नाम जब सामने आया तो एक नए तरीके की सियासत की चर्चा तेज हुई, और नए तरीके की सियासत की चर्चा के बीच जब विपक्ष की तरफ से इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक और संयोजक के चेहरे के लिए एक नए नाम के ऐलान का जब कोशिशें चल रही है, उस दौर में नीतीश कुमार का चेहरा जो अब दिखाई देता है कि संयोजक पद के बेहद करीब है, वो संयोजक पद के कितना करीब है, कल पटना में अमित शाह के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब नीतीश कुमार हाई टी के लिए बैठेंगे, पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद, यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के बाद जब नीतीश कुमार अमित शाह हाई टी के लिए बैठेंगे, तो उसमें टी कितनी होगी और मोमेंटम कितना हाई होगा, इसके सहारे ही ये तय होगा कि संयोजक का पद नीतीश कुमार के कितना करीब है, और खुद नीतीश कुमार संयोजक के पद को अपने कितना करीब पाते हैं। और सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस
इन दोनों के सिवा हिंदुस्तान की सियासत जाती हुई किधर दिख रही है। सवाल यह भी 11 या 12 दिसंबर को यानी 48 से 72 घंटों के बीच तय होता हुआ दिखाई दे सकता है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रहेगी या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सदन के अंदर पेश की जाएगी। यह भी तय होगा। योगी आदित्यनाथ ध्यान रखिए कि दिल्ली आए हुए हैं, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, उनके नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। तो यह भी तय होगा कि रोहिणी कमीशन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बंटवारे के लिए बनाया गया राघवेंद्र सिंह कमीशन, जिनकी रिपोर्ट कई वर्षों से पड़ी हुई है ठंडे बस्ते में, उस रिपोर्ट के ऊपर क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई बड़ी कार्रवाई तो नहीं करने जा रही है। सियासत में सामाजिक विमर्श और सामाजिक तरीके से यानी सोशल इंजीनियरिंग के तरीके से एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ मंडल और तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एजेंडा, इन सब के बीच सब अपनी डफली अपना राग की तरफ जब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कौन कितने पानी में है। 22 जनवरी के राम मंदिर के उद्घाटन के पहले जो अयोध्या से शंखनाद होना है, उसके पहले जो सबसे महत्वपूर्ण 48 घंटा है वो यही 48 घंटा है जिसकी शुरुआत हो रही है आज यानी 9 दिसंबर से। 9 से 11 दिसंबर की तारीख 2024 के लोकसभा चुनाव पर राम मंदिर से भी बड़ा असर करने जा रही है। राम मंदिर का मुद्दा, जिस मुद्दे की राजनीतिक मियाद 1993 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही लगभग खत्म हो गई थी, जिस मुद्दे से जुड़ा हुआ राजनीतिक ऑक्सीजन मिले मुलायम कांसीराम के नारे ने लगभग खत्म कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है कि इस मुद्दे से बहुत ज्यादा वोट हासिल करने की गुंजाइश नहीं है। वैसे 370 के मुद्दे से भी बीजेपी को पता है कि बहुत ज्यादा वोट हासिल करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद 90 दिनों के अंदर जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेने की स्थिति में नहीं था। एक जगह शपथ ली भी थी तो 80 घंटे के लिए ली थी, महाराष्ट्र में। झारखंड की सत्ता फिसल गई थी, न सिर्फ सत्ता फिसली थी, मुख्यमंत्री हार गए थे। और इस पूरी कवायद के बीच सियासत जब नए सिरे से परिभाषित और तय की जा रही हो तो परिभाषा तय करने की कवायद के बीच नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात, नीतीश कुमार के बढ़े हुए राजनीतिक कद और भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों का चुनाव जीतने के बावजूद घबराहट की परिस्थिति को उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है। वरना कौन सोच सकता था कि जिस पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ईस्टर्न जोनल काउंसिल में 4 स्टेट हैं, उसमें बिहार की राजधानी को ही क्यों चुना गया और क्यों नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार की मेजबानी में मंच साझा करने की बुनियाद डालने की नौबत आई। संदेश क्या है इस बैठक का? पटना में रणनीति कौन सी बनेगी? रणनीति नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, इन सबकी या इन सबके प्रतिनिधियों के बीच अमित शाह क्या बेगाने की तरह दिखाई देंगे? क्या प्रशासनिक भूमिका को निभाकर वो सीधे दिल्ली की फ्लाइट पकड़ लेंगे? और यदि यही भूमिका थी तो निश्चित तौर पर इस बैठक को फिलहाल पटना में किए जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। कांग्रेस पार्टी की घबराहट को सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को जो सीधे सीधे डेंट लगाने की स्थिति में दिख रही है वो हरियाणा और कर्नाटक में भी दिख रही है। उसके बाद वो कितना डेंट गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आसाम में लगा पाएगी, इस पर कांग्रेसियों को भी भरोसा नहीं है, भाजपाइयों को भी भरोसा नहीं है। लेकिन इस बात पर सबको भरोसा है कि पंजाब, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन 8 राज्यों से 200 सीटें जो पूरे संपूर्ण विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को जो 200 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, इन 200 सीटों में कांग्रेस पार्टी की संख्या 40 तक भी नहीं पहुंच रही। ये तमाम क्षेत्रीय दलों की संख्या है, आम आदमी पार्टी की संख्या है, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और लालू यादव की संख्या है, इसमें एमके स्टालिन की संख्या होगी। तो कांग्रेस पार्टी 272 तक कैसे ले जाएगी? ये घबराहट और इस रणनीति अगर कांग्रेस पार्टी को बनाने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा लाजिमी हो जाता है कि इस 48 घंटे के दरमियान जब एक तरफ मोमेंटम 370 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से होगा, 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चेहरे के साथ सोशल इंजीनियरिंग साधने की कवायद की जा रही होगी, उस दरमियान रोहिणी कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लिए
कौन सा फायदा या कौन सा नुकसान सामने लेकर आ रहा है। तो बस इंतजार कीजिए 48 घंटों का, क्योंकि इन 48 घंटों में सियासत को परिभाषित करने, पुनर्परिभाषित करने और 2024 के लोकसभा चुनाव की पटकथा लिखने के लिए जिस प्रकार के स और मात के खेल की जरूरत है, उस स और मात के खेल की कोशिशों में भूल जाइए कि यूं ही कोई फोटो सामने नहीं आती। देश के गृह मंत्री अमित शाह छोटे बच्चों के साथ चेस खेलते हुए, शतरंज खेलते हुए जो संदेश दे रहे हैं, वो फोटो जो सामने लाई जा रही है, सियासत में कोई भी फोटो बिना सियासी मकसद के सामने नहीं लाई जाती। छोटे बच्चों के साथ शतरंज खेलना और सियासी चौसर पर शतरंज खेलना, इन दोनों परिस्थितियों में सियासत अपनी चाल से चलती रहेगी, समाज अपनी चाल से चलता रहेगा, राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के साथ अपनी चाल से चलते रहेंगे, लेकिन मुद्दे अपनी चाल से नहीं चलेंगे। मुद्दे दरअसल इस देश में पहले भी थे, आज भी थे। मूल मुद्दा यही है कि सह और मात के इस खेल में अमित शाह किसे सह और मात का संदेश दे रहे हैं। अमित शाह क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स को बच्चों के साथ शतरंज की फोटो डालकर एक नए सिरे से, नए कलेवर में प्रस्तुत कर रहे हैं, या सियासी संदेश इंडिया गठबंधन को है? दरअसल संदेश कोई भी हो, चाणक्य की भूमिका कहीं भी हो, चाणक्य की भूमिका के निर्वाह की परिस्थितियां कोई भी हो, सियासत इस देश में अलग तरीके से चली है। हर चुनाव के मुद्दे अलग रहे हैं, नैरेटिव अलग रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन चुनावी हिंदुत्व के मुद्दे की एक्सपायरी डेट अब करीब करीब तय हो चुकी है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को भी सोशल इंजीनियरिंग के लिए चुनावी नतीजे आने के 6 दिन बाद भी मुख्यमंत्री तलाशने में दिक्कत हो रही है। यह दिक्कत अभी 48 या 24 घंटे और कायम रहेगी। हो सकता है इन दिक्कतों का समाधान इन 48 या 24 घंटों में हो जाए, हो नहीं सकता बल्कि हो ही जाएगा। लेकिन क्या यह समाधान अस्थायी होगा या टेम्पररी होगा, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है, वसुंधरा राजे का मिजाज परेशान कर रहा है। तो इन सब के साथ साथ बालकनाथ के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के वोटर्स को बालक समझ लेने की, भूल करने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, दरअसल राजस्थान का वोटर राजनीतिक तौर पर बालक नहीं हो सकता। और ये संदेश भाजपा नेतृत्व को मिल गया है। तो इंतजार कीजिए राहुल नार्वेकर के भी फैसले का, कि राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई दिसंबर महीने की डेडलाइन में किस दिन डिस्क्वालिफिकेशन पर अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं, और फिर सत्ता किस तरीके से तय होती है। नवाब मलिक जिनको आज दुत्कारे जाने की बात आ रही है, क्या नवाब मलिक को गले लगाने की कोशिशें भी राहुल नार्वेकर के फैसले से तय होंगी? सियासत इतनी उलझी हुई है कि 48 घंटा महत्वपूर्ण हो गया है, और यही 48 घंटा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत भी तय करेगा, तो नीतीश कुमार की भूमिका भी तय करेगा, और यह भी तय करेगा कि न सिर्फ 2024 बल्कि 2029 और 2034 के लिए भी राहुल गांधी की भूमिका बनती है या नहीं बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।